सुप्रभात मित्रों, उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। मैं विवेक अवस्थी। आज के टॉपिक में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो टॉपिक है, हमारा जो कंटेंट है, हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएं और हर एक टॉपिक का हम एक सेट पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम आपसे बात करें, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। 2017 से इनका चुनाव हुआ। शपथ ग्रहण से जिस दिन ये शपथ लेते हैं उस दिन से इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का, वो 5 वर्ष का होता है। क्लियर? तो 15वें राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी। और इनके फैक्ट्स की अगर हम बात करें, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रेसिडेंट भारतीय संविधान के भाग 5 में है। हम लोग इसके पहले थर्ड, फोर्थ डिस्कस कर चुके हैं और ये 5th पार्ट की बात करें तो 5th पार्ट में कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो उस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर? तो उसी टॉपिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने उस समय आपसे बोला था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारे टॉपिक आएंगे। उनमें एक एक पर्सन को हम लोग एक एक लेक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो उसी में प्रेसिडेंट के टॉपिक को हम लोग आज ले रहे हैं। तो इस प्रेसिडेंट में भारतीय संविधान के किस भाग में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में 5वें भाग में आएगा। आर्टिकल्स की बात करें अगर, आर्टिकल का रिलेशन में, तो 52 से लेके 78, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के जो अनुच्छेद है संविधान में, उनका राष्ट्रपति से डायरेक्ट संपर्क है। क्लियर? जो भी रिलेशन है वो उनका राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति के पद की गरिमा, पद के बारे में जो परिभाषाएं हैं वो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में कार्य और शक्ति, जिनको एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 53 जो आर्टिकल है, इसमें इनकी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, इनकी कार्य हैं। आर्टिकल 54 इनका निर्वाचन है। 55 निर्वाचन की रीति है, पद्धति है, तरीका है। आर्टिकल 56 पदावधि कितने वर्ष की, जो हम लोग पहले भी बात अभी कर चुके हैं, 5 वर्ष। आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, इसी तरीके से हम लोग सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अगर हम लोग अभी के आर्टिकल्स की बात करें तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आर्टिकल 52 से लेके 78। क्या होता है प्रेसिडेंट? द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टैंड्स द प्रेसिडेंट। क्लियर? जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है। भारत में जो सरकार बनती है, जो सरकार का गठन होता है, वो 2 स्तर पे होता है। एक संघ स्तर पे होता है, दूसरा राज्य स्तर पे होता है। जो संघ स्तर पर होता है, इस सरकार का जो मुखिया होता है, इस कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, वो राष्ट्रपति। क्लियर? और जो राज्य होता है, इसका जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन कंसिस्ट करते हैं? तो उसमें आपके शामिल होते हैं प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंकैया नायडू, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो वर्तमान में हैं आपके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके भी हम लोग आपसे बात कर चुके हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, ठीक है, ये होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कंसिस्ट करते हैं, जिनको हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक होता है। हाँ, अगर यहीं पर बात की जाए प्रथम महिला नागरिक, तो आंसर हमारा क्या होगा, जो राष्ट्रपति जी की पत्नी होती हैं वो प्रथम महिला नागरिक होती हैं और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों का प्रमुख होता है, अर्थात जो राज्यों का संघ होता है वही तो संघ है, वही तो भारत सरकार है और इसका प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट। तो इंडियन स्टेट का भी हेड होता है। द प्रेसिडेंट एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, जो प्रेसिडेंट है वो भारत में किस रूप में हमारे सामने होता है, किस रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है, द सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता का एक प्रतीक होता है। समस्त राज्यों का एक प्रमुख होता है, एक मुखिया होता है, तो एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता और सॉलिडिटी ऑफ नेशन। एक संघ के रूप में संघ का मुखिया होता है, तो एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रमुख एक प्रतीक होता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, 53 का पोर्शन हम लोगों ने बोला, आर्टिकल जो 53 है इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इनके कार्य और इनकी शक्तियों के बारे में। और आर्टिकल 54, जो आर्टिकल 54 है वो निर्वाचन से संबंधित है, वो निर्वाचन से संबंधित है कि इनके निर्वाचन किस प्रकार का होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर अगर प्रेसिडेंट को चुनता है तो एक बहुत बड़ा मास एरिया हमारा इकट्ठा होता है, जिसको मैनेज करना आसान नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पब्लिक के द्वारा, जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, उनसे इनका चुनाव कराया जाता है, उनके द्वारा इनको चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। किस मेथड से होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है या किनके द्वारा चुना जाता है, तो देखो, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के द्वारा ये चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव इनका होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, अगर हम इनकी बात करें कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में आप एक बात समझो, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों के शामिल होते हैं। लेकिन यहां पर एक कॉमन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि ये सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड शामिल नहीं होते, ये इलेक्टेड होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यही वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन हमसे आंसर गलत करा सकता है। अगर बात करें कि पार्लियामेंट के जितने सदस्य हैं सारे सारे राज्यसभा से शामिल होते हैं, नहीं, वही शामिल होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्लियर। ऐसे ही जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में
अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो जो स्टेट के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है और सबको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको शामिल किया जाता है जो इलेक्टेड होते हैं, और मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो इलेक्टेड होते हैं, इनके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया है तो उनके मेंबर भी शामिल होते हैं। क्लियर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर शामिल नहीं होते, तो याद रखना, क्योंकि ये जो सदस्य हर राज्य में है नहीं, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किया गया। बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो, समानुपातिक पद्धति या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अर्थात जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ लोकसभा है, राज्यसभा है, इनको एक समान मत दिया गया। समान मत कैसे दिया जाए, वो भी कारण है। समान मत कैसे पॉसिबल है इनका? जो अगर हम संघ की बात करें तो संघ में 533 लोकसभा, 233 राज्यसभा, 776। अगर राज्य की बात करें तो राज्यों को अगर मिला दिया जाए लगभग 4120 अप्रॉक्स। क्लियर? तो इनकी वैल्यू सेम कैसे होगी? तो इनके वोट काउंट करने का एक तरीका बनाया गया जिसको हम लोग आगे बात करेंगे कि इनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व इनको मिल जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और एकल हस्तांतरणीय वोट। यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति को वोट देना होता है, जो खड़े होते हैं उन पर अपना वरीयता क्रम देना होता है। इसी वरीयता क्रम का जो तरीका होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय वोट पद्धति होता है। ठीक है? इलेक्टोरल कॉलेज सेल कंसिस्ट ऑफ, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो अभी हम लोगों ने आपसे बात की थी, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पे तो शब्द लग गया इलेक्टेड, वो सदस्य जो चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, इलेक्टेड हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, न कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। क्लियर? पुडुचेरी। तो ये निर्वाचक मंडल है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन शामिल होते हैं? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, मैंने आपसे बोला कि इनको समान अनुपातिक बनाने के लिए इनकी एक वैल्यू काउंट की जाती है, उस वैल्यू के आधार पर इनके वोट को रखा जाता है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, प्रत्येक एमएलए की कितनी वैल्यू बनेगी? तो एमएलए में ये देखा जाता है वो किस राज्य का है। हम उस राज्य की बात करते हैं, वो किस राज्य का है, उस राज्य, जिस राज्य का वो एमएलए है, तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी टोटल एमएलए की जो संख्या है उससे उस राज्य की पॉपुलेशन को भाग दे दिया जाए। अब भाग देने पे सपोज करो अगर वैल्यू पॉपुलेशन की ये हो जाए, अब 10 करोड़ पे अगर हम एमएलए काउंट करें कि वहां पर एमएलए है 1000, चलो इनको क्रॉस करो, इनके क्रॉस करो, तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। एक फिगर बहुत बड़ा है, इस फिगर को मेंटेन करने के लिए 1000 से भाग कर दिया गया
अब एक एमएलए की वैल्यू कितनी आ गई? 100, यानी एक एमएलए जो वोट करेगा उस वोट को 100 की वैल्यू पर काउंट किया जाएगा। ये प्रत्येक एमएलए की एक वैल्यू दे दी गई। उस एमएलए का जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व करता है उस राज्य की जनसंख्या में उस असेंबली के टोटल एमएलए की संख्या से भाग कर दिया जाए, जो वैल्यू मिले उसको 1000 से भाग कर दिया जाए तो एमएलए की वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी, सांसदों की, वो तो विधायक की वैल्यू हो गई। सांसदों की वैल्यू कितनी? प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, जितने एमएलए हैं, हमने आपसे बोला इस फिगर की जितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू, इस वैल्यू को रखा जाए और इस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भाग कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भाग कर दिया जाए तो जितने सांसद हैं इन सांसद की वैल्यू आ जाए। क्लियर? तो एमएलएस की जो वैल्यू ऐड हुई है उस टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भाग कर दिया जाए तो सांसद की एक वैल्यू क्लियर हो जाएगी जो अप्रोक्सीमेट एमएलए और एमपी की वैल्यू के अप्रोक्स होगी, बराबर होगी। यही है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्लियर? अब बात करते हैं, अभी हम लोगों ने बात की निर्वाचन की, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 निर्वाचन पद्धति की बात की कि उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है और उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। देखो, यहीं पर आर्टिकल 56 है जो इनकी पदावधि की बात करता है। पदावधि इनका 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 ईयर, 5 वर्ष होता है। क्लियर? इस 5 वर्ष के पहले ये रिजाइन कर सकते हैं, रिजिग्नेशन ये देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर? अब इन जो रिजिग्नेशन होगा उस रिजिग्नेशन काल में कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसकी बात हम करेंगे आपके साथ कि जब प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, वोकेंट हो, बाई चांस ऐसा हो तो फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो भी प्रेसिडेंट के प्लेस पर काम करता है, पद पर कार्य करता है, उसका जितना भी इवेल्युएंट होता है वो सारा का सारा उसी व्यक्ति को मिलता है। ठीक है? अब आर्टिकल 57 की अगर बात करें, आर्टिकल 57 ये बताता है कि पुनर्निर्वाचन, रीइलेक्शन, तो फिर हमारे यहां राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं है। जैसे कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, मैक्सिमम 2 बार। क्लियर? लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है, भारत में वो राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 58। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात करते हैं। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता की बात करता है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज, यानी उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए, पूर्ण हो चुकी हो। ऐसा नहीं है 35 वर्ष पूरी हो रही है, रनिंग ना, कंप्लीट 35 ईयर एज, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। He should be qualified for election as a member of the लोकसभा। वो लोकसभा के सदस्य के रूप में
या उसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर? वो लोकसभा का इलेक्शन मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, इतना योग्य होना चाहिए कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके। लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। Who should not hold any office of profit and the nomination of candidate। अब देखो, अगर इतनी योग्यता की हम लोग बात करें तो इतनी योग्यता किसके पास नहीं है? भारत में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके पास ये सारी योग्यता है, तो क्या सारे के सारे लोग सीधे उठकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहुंच सकते हैं? अगर सारे के सारे लोग इसी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहुंच जाएं तो कितनी भीड़ लगेगी। क्लियर? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक चीज और कंडीशन बना दी गई, वो क्या? द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। जिस भी कैंडिडेट को नॉमिनेशन कराना है फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए या राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिसको अपना नॉमिनेशन कराना है, उसका जो नॉमिनेशन पत्र है मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स। जो निर्वाचक मंडल है उसमें से कम 50 लोगों के द्वारा वो प्रस्तावित होना चाहिए। उसका प्रस्ताव 50 लोगों ने किया हो और कम से कम 50 लोगों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अर्थात जो भी निर्वाचन मंडल में जो भी राष्ट्रपति चुनाव में सम्मिलित होना चाहता है, उसके पास कम से कम निर्वाचक मंडल के 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए, 50 के द्वारा प्रस्ताव होना चाहिए और कम से कम 50 लोगों के द्वारा उससे अनुमोदित होना चाहिए। क्लियर? जिससे अपने आप ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक व्यक्ति ही पहुंच पाएगा। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्लियर? वो व्यक्ति री इलेक्शन के लिए के भी क्या होता है? योग्य है। ही इज ऑल्सो एलिजिबल, वो एलिजिबल है री इलेक्शन, क्योंकि हमने आपसे बोला 57 में ही कि हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं दी गई कि कौन व्यक्ति कितने समय तक राष्ट्रपति बन सकता है। बस ये है हमारे यहाँ सीमा कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता हो तो वो बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, he should not be a member of either house of parliament। हमने आपसे ये बोला कि पार्लियामेंट में सदस्य बनने की योग्यता हो, ये नहीं बोला कि वो इनमें से किसी एक का सदस्य हो। सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। एंड he should not hold any office of profit, मैंने पहले बोला ये ऑफिस प्रॉफिट लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। एंड he is entitled without payment of rent to the use of his official residence। बिल्कुल, जो राष्ट्रपति का भवन होता है, राष्ट्रपति का निवास होता है, वो किसी रेंट पर नहीं होता, वो उनको प्राप्त होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। एंड ही इज इंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। जो भी संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है, उनका भत्ता, उनका वेतन, जैसे वर्तमान में जो वेतन है वो 5 लाख 5 लाख, क्लियर, वो पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को मिलता है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। इसकी भी हम लोगों ने बात की आपके साथ कि 5 वर्ष, कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। उनकी जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के पहले ये रिजाइन कर सकते हैं, और ये रिजाइन किसको करते हैं? द प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा होता है, जो अपना रेजिग्नेशन होता है, वो किसको लिखता है? तो उपराष्ट्रपति को लिखता है, वाइस प्रेसिडेंट को लिखता है। क्लियर? राष्ट्रपति अगर ना हो, अगर पद उसका वैकेंट हो, तो उसके स्थान पर कार्य करता है वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो उसके स्थान पर कार्य करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, पद वैकेंट हो या कोई समस्या जिसके कारण कार्य न कर सके, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर, वो कार्य।
इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। आगे के कंटेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, एक बात और, यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो यह सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा, या सर्वोच्च न्यायालय में ही इसका निर्णय किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुना जाता है, बाकी किसी कोर्ट में नहीं। कि दिल्ली में निर्वाचन हुआ तो दिल्ली के जुडिशियल एरिया में सुना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के साथ और राष्ट्रपति को कंप्लीट करते हैं। ओके।